नमस्कार। मैं पवन कुमार। भारत की पड़ोस पहले की नीति नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की विदेश नीति को नवीन दिशा प्रदान करने के लिए पड़ोस पहले की नीति अपनाते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पड़ोसी देशों की यात्राएं कर भारत की विदेश नीति में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। यह भारतीय विदेश नीति के बुनियादी बदलाव को प्रतिबिंबित करता है। वर्तमान प्रधानमंत्री की स्वतंत्र रूपांतरकारी कूटनीति की शुरुआत देश के नज़दीकी पड़ोसियों के साथ संपर्क से हुई। मॉरिशस सहित सभी सार्क देशों के नेताओं को सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ सघन संपर्क स्थापित करने का एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे पड़ोसी देश जिनके भविष्य और सपने भारत के साथ गहराई से जुड़े हैं। इसी कड़ी में भारत की संसद द्वारा बांग्लादेश के साथ सीमा करार की पुष्टि हुई। नेपाल के साथ पनबिजली परियोजनाओं के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत भूटानी 600 मेगावाट खोलोंगचू पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी गई। अफगानिस्तान में हमारी प्रमुख परियोजनाओं को निश्चित समयावधि में पूरा किया गया। वह 24 वर्ष बाद कोलंबो जाफना रेल संपर्क को दोबारा भारतीय सहयोग से खोला गया। सच्ची मित्रता की भावना से भारत ने अपने संकटग्रस्त पड़ोसियों की तत्परता से सहायता की। जब मालदीव गंभीर संकट से घिर गया था, तब एक सुचारू रूप से संचालित कार्यक्रम ऑपरेशन नीर के तहत पानी के जहाज और हवाई जहाज के जरिए वहां जल पहुंचाने वाला पहला देश भारत ही था। नेपाल में गंभीर भूकंप का झटका आया तो भारत पुनः अपने संसाधनों और मशीनरी के साथ संकटग्रस्त मित्र के कष्ट का निवारण करने वाला पहला देश था। इस प्रकार भारत की पड़ोसी देशों के प्रति कूटनीति की शक्ति, कौशल, ऊर्जा और करुणा समान रूप से प्रदर्शित हुई है। पहले जिसे लुक ईस्ट नीति के नाम से जाना जाता था, वर्तमान प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विदेश नीति में आई सक्रियता के कारण अब इसे एक्ट ईस्ट नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के अंतर्गत आर्थिक रूप से गतिशील क्षेत्र में अधिक सघन संपर्क हुआ है। पूर्व में सक्रियता की यह नीति भारत के प्रधानमंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों की यात्राओं में प्रदर्शित हुई है। प्रधानमंत्री ने जापान, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन की यात्राएं की, जबकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सिंगापुर, वियतनाम, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, चीन और इंडोनेशिया की यात्राएं की। भारत व मध्य पूर्व, इंडिया और मिडल ईस्ट। भारत का पश्चिमी एशिया के देशों के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। भारत में आतंकवाद प्रभावी वहीं से बना है। आज भारत सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। धर्मांधता व कट्टरवाद भी मध्य पूर्व के देशों से अफगानिस्तान व पाकिस्तान के माध्यम से भारत में प्रसारित हुआ। वैश्वीकरण के प्रौद्योगिकी प्रधान युग में मध्य पूर्व में अभी भी मध्यकालीन अवधारणाओं का बोलबाला है, जो वहां के नागरिकों को मध्यकालीन मॉडल पर चलने को प्रेरित करती है। मध्य पूर्व के देशों में एक और सऊदी अरब और इराक आदि देशों में सुन्नी विचारधारा का वर्चस्व है, वहीं ईरान में शिया विचारधारा का वर्चस्व है। खाड़ी के लगभग सभी देश तेल का उत्पादन करते हैं और इसी कारण उनकी अर्थव्यवस्था तेल के कारण सुदृढ़ है। परंतु भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति भी मध्य पूर्व के देशों पर निर्भर है, जिनमें ईरान सबसे महत्वपूर्ण है। ईरान और भारत के आपसी संबंध भी सौहार्दपूर्ण है, किंतु अमेरिका और ईरान के आपसी संबंधों की कड़वाहट से भारत के संबंध भी प्रभावित हुए हैं। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारी निवेश किया है। एक अन्य महत्वपूर्ण पश्चिमी एशियाई देश सऊदी अरब पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध फैलाए गए इस्लामी आतंकवाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझेदार है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और वह तेल की आवश्यकता पूर्ति के लिए खाड़ी देशों पर आश्रित है। यह उसकी कूटनीतिक व्यवस्था है। एक और भारत के लगभग 70 लाख कामगार खाड़ी देशों से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जिसका सकारात्मक पक्ष यह है कि वे लगभग 35 अरब डॉलर का वित्तीय विप्रेषण भारत में करते हैं। नकारात्मक पक्ष यह है कि वे धन के साथ साथ भावी विचारधारा को भारत में निर्यात कर रहे हैं, जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो गया है। इराक और सीरिया में सक्रिय ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया
के बढ़ते हुए प्रभाव से अन्य देशों की भांति भारत की भी चिंतित है। पिछले 2 वर्षों में भारत में इस्लामी राज्य की विचारधारा से प्रभावित होकर कई युवक इस संगठन के प्रति आकर्षित हुए, जो भारत के हितों के प्रतिकूल है। मध्य पूर्व के गैर मुस्लिम देश इजराइल के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। भारत व इजराइल में आबादी के अनुसार कोई साम्य नहीं है। जहां भारत 1.3 अरब जनसंख्या वाला विशाल देश है, वहीं इजराइल की कुल आबादी 80 लाख ही है। इस असमानता के बावजूद दोनों देश कई महत्वपूर्ण समान गुण रखते हैं। दोनों देशों में प्राचीन धर्मों का प्रधान रूप से अस्तित्व है, जो धर्म परिवर्तन करने में विश्वास नहीं रखते। दोनों लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, वह आतंकवाद से उत्पीड़ित है। दोनों ही देश की अमेरिका से निकटता है और दोनों ही देशों में बहुतायत में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय निवास करता है। दोनों ही देशों के लिए आतंकवाद उनके अस्तित्व को गंभीर चुनौती प्रदान करने वाला है। दोनों ही देशों के अपने अपने हित हैं, जो पारस्परिक निर्भरता पर बल देते हैं। विशेष तौर पर वे आपस में खुफिया सूचनाएं आदान प्रदान कर सकते हैं। जल प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, सुरक्षा और उच्च प्रौद्योगिकी, नवाचार और कृषि में इजराइल भारत की मदद कर सकता है। वहीं भारत इजराइल के उत्पादों को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार प्रदान कर सकता है। हाल ही में भारत ने इजराइल से लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर की कीमत का सैन्य हार्डवेयर खरीदा। दोनों ही देशों की सेनाओं में प्रशिक्षण और अन्य क्षेत्रों में निरंतर सहयोग बना रहा है। भारत के लिए मध्य पूर्व की विदेश नीति सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम एक तरफ मध्य पूर्व के देशों के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी समझते हैं, साथ ही देशों की राजनीतिक अस्थिरता व वहाँ की कट्टरवादी विचारधारा के भारत पर पड़ने वाले प्रभावों से सावधान रहने की आवश्यकता है। भारत और रूस, इंडिया एंड रसिया। भारत और रूस दोनों परंपरागत मित्र रहे हैं, परंतु 1991 में पूर्व सोवियत संघ के विघटन और भारत द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर बाजारोन्मुखी वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था को अपनाने से दोनों देशों के परंपरागत संबंधों में पुरानी प्रगाढ़ता में कमी आई है। भारत आज भी अपने अधिकांश सैन्य साजो सामान और उपकरणों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूस पर निर्भर करता है, परंतु बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में भारत के लिए जर्मनी और फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय देश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से निकट संबंध स्थापित करना अपरिहार्य हो गया है। भारत और अमेरिका एवं यूरोपीय देश, इंडिया, यूएस एंड यूरोपियन स्टेट्स। भारत की वर्तमान विदेश नीति तात्कालिकता और व्यवहारिकता पर आधारित है। वर्तमान सरकार को भारत की सुरक्षा जरूरतों का एवं एशिया में बदली नवीनतम राजनीतिक समीकरणों का पूर्ण अभिज्ञान है। हमारी विदेश नीति में यह परिवर्तन मुख्यतः चीन की नवीन प्रखरतापूर्ण नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। ऐसे समय में जब विश्व की प्रथम शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी पुनः संतुलन की विदेश नीति के पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, जहां पाकिस्तान की नीति सदैव भारत केंद्रित रही है, वहीं भारत की विदेश नीति विश्व उन्मुख होने के कारण अधिक व्यापक है, वह किसी एक देश पर आधारित नहीं है। भारत पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग करने में काफी हद तक सफल रहा है। वर्तमान में भारत की विदेश नीति रूपांतरकारी चरण में है। धन्यवाद। जय हिंद।